जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 7 जनवरी शुक्रवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 4 महीने और 29 डेज ओनली लेफ्ट। अभी कुछ दिन पहले तो लग रहा था कि 6 महीने बाकी हैं और किधर टाइम खत्म हो गया पता भी नहीं चला। ये ऐसा है वो जो एक अगर कोई मेंढक हो, फ्रॉग, उसको गर्म पानी में सीधा डालो तो वो तुरंत कूद के बाहर भाग जाए, लेकिन पहले से पानी में उसे रखो और धीरे धीरे पानी गर्म हो तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब वो मर गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज जस्ट लाइक दैट। आप बस आशिक की दीवानगी में कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन फिर कहाँ टाइम खत्म हो जाएगा और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि ओनली 9 डेज आर लेफ्ट और फिर आपको मेरी तो तैयारी नहीं, मुझे तो अटेम्प्ट नहीं देना है। तो पहले से भी सिंसियर एंड कंटिन्यू स्टडीज। फिर मुद्दा ये है कि कल यानी 6 जनवरी गुरुवार और आज 7 जनवरी शुक्रवार करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। एमसीक्यू के लिए कुछ की काम का लगे तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट में चेंज किया गया। हिस्ट्री कल्चर में सिख धर्म के 5 तख्त साहिब, उसमें 5वें तख्त को दिल्ली सरकार ने कुछ लीगल रिकॉग्निशन दिया है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया तो चीन को मज़ा नहीं आ रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का सेकंड स्टेज शुरू हो रहा है। तो ये क्या क्या मुद्दे हम देखते हैं सेपरेटली। मैं एक और भी वीडियो बना रहा हूँ कि पिछला महीना 2021 दिसंबर का मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ जो मैंने लॉन्च कर दिया है, फ्री डाउनलोड लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। हाँ, तो शुरू करते हैं। पॉलिटी में कॉम्बेटिव फेडरलिज्म, झगड़ालू संघवाद। जैसे यूनियन गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल की तू मैं चलती रहे। अभी वेस्ट बंगाल यूनियन गवर्नमेंट और पंजाब सरकार की तू मैं चल रही। मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर गए थे पंजाब कुछ रैली उद्घाटन के लिए और बीच में कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो 15-20 मिनट ब्रिज पर उनके ये जो काफिला था उसे रुकना पड़ा, जो कि एक प्रकार से सिक्योरिटी डेंजर है क्योंकि उसी वक्त कोई अटैक कर दे वगैरह। तो इसलिए सरकार ने नाराजगी जताई है और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है, सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी, की ये पूरा मामला क्या था। ऑल्दो इन माय ओपिनियन ये वाली चीज़ अपने एमसीक्यू में काम की नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी डेंजर में आई थी, कौन सी कमेटी बनी थी बताओ, तो एमसीक्यू बनता नहीं ऐसा, क्योंकि रूल नंबर 5 विल बी वायलेटेड कि एक था टाइगर एंड जेम्स बॉन्ड न्यूज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। खैर, ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए वन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी एक्ट, उसमें सब लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेट करना होगा। तो पंजाब पुलिस ऑफिसर ने ठीक से काम नहीं किया, उनके खिलाफ यूनियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ऐसा पहले भी हो चुका था। वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी लीडर्स की रैली हो रही हो तो कुछ भीड़ धमाल करे, पथराव करे, तब भी यूनियन गवर्नमेंट ने पाया था कि ये वेस्ट बंगाल के आईपीएस ऑफिसर्स ने ठीक से सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। तो उनको पनिशमेंट पोस्टिंग या पनिशमेंट ट्रांसफ़र के नाम पे कि तुमको वेस्ट बंगाल से हम बुलाते हैं यूनियन में और जो एकदम फालतू किस्म की ऑफिस हो, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, उसमें रखेंगे। लेकिन वेस्ट बंगाल ने उन आईपीएस ऑफिसर्स को रिलीज ही नहीं किया एंड नॉट कोऑपरेटेड विथ अदर इंक्वायरीज। तो ये सब क्या है, ये एरियाज ऑफ चैलेंजेस एंड कन्फ्लिक्ट इन द फेडरलिज्म। फिर मुद्दा है पॉलिटी और उसमें इलेक्शन। तो इलेक्शन के लिए आपने चुनाव प्रचार करना पड़े, जब जिसमें पोस्टर छपवाना पड़े, तो एक पोस्टर छपवाने का क्या प्राइस चल रहा है, 2.50 रुपीज़ पर पीस, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके क्या क्या कारण है। एक तो नंबर ऑफ वोटर्स हैव इंक्रीज, नौजवान आबादी बढ़ रही है, तो जिन जिन लोगों ने 18 एज क्रॉस कर रहे हैं वो सबको भी आपने रीच आउट करना है, तो ज़्यादा पोस्टर छपवाने पड़ेंगे। और इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ रही है, पेपर का खर्चा, इंक का खर्चा। तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट, चुनाव प्रचार की खर्च मर्यादा को बढ़ाया। लोकसभा कैंडिडेट जो पहले अप टू 70 लाख रुपीज़ खर्च कर सकते, अभी 95 लाख रुपीज़ तक खर्च कर पाएंगे। बड़े स्टेट में विधानसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, तो पहले 28 लाख रुपये लिमिट थी, बढ़ा के कर दिया 40 लाख। और विधानसभा इन स्मॉल स्टेट्स, छोटे राज्यों में, तो पहले 20 लाख की मर्यादा थी, उसको बढ़ा के कर दिया 28 लैक्स। तो ये सब एमसीक्यू में याद रखना है। इलेक्शन और उसमें फिर पॉपुलिज्म, लोक लुभावन। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि किसानों की बिजली का बिल हम कम कर देंगे, लेकिन इसमें क्या चिंता लगती है, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन फॉर शुगर केन, वो दे दनादन 24 घंटे चलाते रहे इरिगेशन पंप सेट और पानी की बर्बादी की चिंता लगती है। दूसरा, गोवा राज्य सरकार ने कुछ ऐसा नियम बनाया कि जिनके 50 साल हो गए और जो एक ज़माने में सीएम या स्पीकर रह चुके हों गोवा में, तो उनको कैबिनेट मिनिस्टर वाला स्टेटस मिलेगा। उसका मतलब क्या, उसको जो भी रिटायरमेंट के बाद सैलरी, पेंशन, बंगला, सिक्योरिटी गार्ड, नौकर चाकर की सब सुविधा कैबिनेट मिनिस्टर टाइप की हमेशा मिलती रहे। अब वो असल में किसी कांग्रेस लीडर को बीजेपी में लुभाने के लिए ऐसा चल रहा है वगैरह। हमें सिर्फ समझना इतना है कि अननेसेसरीली ऐसा कुछ नेताओं को खुश करने के लिए जो
नए नए नियम बनाए जाएँ, जेड सिक्योरिटीज दी जाए वगैरह, इट पुट्स एक्स्ट्रा बर्डन ऑन द फिजिकल रिसोर्सेज एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ये सब सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी हो रहा है। साउथ कोरिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने ये कहा, कैंडिडेट ने ये कहा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं अगर चुन गया तो जितने भी टकले मर्द हैं, बाल्ड मैन, उन सबको मैं फ्री में गवर्नमेंट हेयर लॉस ट्रीटमेंट करवाएगी। तो सोचो किस लेवल का पॉपुलिज्म चल रहा है। फिर बढ़ते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी में मुद्दा डिजिटल पेमेंट, क्रिप्टो करेंसी। तो केरला में एक धोखेबाज था, उसने ये कहा कि मैं एक नया मॉरिस कॉइन ला रहा हूँ जो कि क्रिप्टो करेंसी है। और जैसे आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है वो पहली बार अपने शेयर्स इशू करता है जनता को, ऐसा इधर वो लेकर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। केरला के 900 लोग बेवकूफ़ बने, 1200 करोड़ का चूना लग गया। तो इसमें सोचना क्या है। अब सोचिए, केरला जहाँ पर एजुकेशन लिटरेसी ज़्यादा है, उधर भी लोग बेवकूफ़ बनते हैं। क्यों? जब भी आप लालच में आ जाए, ग्रीड क्लाउड्स द रैशनल जजमेंट, लोभ लालच में तर्क शक्ति कम हो जाती है। तो इसलिए लीगल रेगुलेशन इज रिक्वायर्ड ओवर क्रिप्टो करेंसी। भले चाहे कितना भी कोई विरोध करे कि ये तो फ्रीडम है, राइट टू प्रोफेशन है, बट एवरी प्रोफेशन नीड टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ। फिर इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब टॉपिक एनर्जी, उसमें चर्चा चल रही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। असल में ये दो मुद्दे समझते हैं। ये नक्शे में आप देखो, पूरे भारत को अलग अलग जोन में बांटा गया है। ये ऐसा कहना चाहता है कि ये जो साउथ जोन है, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, सपोज वहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो जिसने बिजली बनाई, लोगों को दी और फिर भी बच गई, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट कर सकता है? कि मान लीजिए इधर अदानी का पावर प्लांट हो और उधर सामने उत्तर प्रदेश में रिलायंस का पावर प्लांट, जिसको बिजली कम पैदा हो कर पाए और डिमांड ज़्यादा है, कैन दे डू दैट? द आंसर इज पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि स्टेट में अगर सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो तो उसी रीजन के दूसरे स्टेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते थे, दूसरे वाले जोन में नहीं। तो सरकार कंसेप्ट लेकर आई वन नेशन वन ग्रिड। वो क्या कहना चाहता है कि पूरे भारत में कर सकते, जम्मू कश्मीर में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हो तो असम भेजी जा सके, वगैरह वगैरह। तो ये एक चीज़ हुई। लेकिन ये जो वन नेशन वन ग्रिड है वो क्या करना चाहता है कि मेनली दे आर टारगेटिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, कोयला जलाकर जो बिजली पैदा हुई उसकी। तो मान लीजिए ऐसे ये येलो कलर के मैंने ये जो डेंजर साइन लगाए कि वो सब कनेक्ट किया हो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स को। अब प्रॉब्लम ये आती है कि व्हाट अबाउट द ग्रीन एनर्जी? राजस्थान में सोलर एनर्जी एक्स्ट्रा हो, तमिलनाडु में विंड एनर्जी एक्स्ट्रा हो, तो क्या वो वाली बिजली इसको बेच सकते हैं? ऐसा तार जोड़ सकते हैं? प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं सोलर विंड एनर्जी इज इंटरमिटेंट इन नेचर, 24/7 नहीं होती। जब सूर्यास्त हो गया या हवा कम हो गई तो वो नहीं मिलेगी। तो उसे आपने फिर वो डीसी बैटरी में स्टोर करनी होती है, और इधर जो बिजली चलती हो, मान लीजिए वो एसी में चलती हो, तो उसके जो भी टेक्निकल रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आते हो, उसे हल करने के लिए सरकार का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो उसका फेज 1 तो चल ही रहा था, पहला चरण। अभी दूसरा फेज शुरू करेंगे, 12,000 करोड़ रुपए कुछ देंगे, ऐसी सब चर्चा चल रही। फिर साइंस, और उसमें मुद्दा है ओमिक्रॉन। तो आज बड़ी बड़ी एक्सप्लेन सीरीज दी है 2-3। एक वो ये कहना चाहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के सामने ओमिक्रॉन कम खतरनाक है, क्योंकि उससे फेफड़ों को परमानेंट डैमेज नहीं होता। दूसरा हमने देखा था मोलनूपिराविर, वो क्या है? वो टैबलेट कैप्सूल जैसा, मुंह से आपने निगल के करना है, और वो इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ करते थे, लेकिन फिर बोला कोरोना में भी यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ अप्रूवल भी दिया। लेकिन अब उसका क्रिटिसिज्म चल रहा है कि ये तो हार्डली 30% इफेक्टिव है कोरोना के सामने। और दूसरा, ये जो दवाई है मोलनूपिराविर, वो वायरस के आरएनए को डैमेज करने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसमें ये डेंजर रहता है कि इसके चलते अपना ह्यूमन डीएनए भी डैमेज हो जाए और उसमें कुछ म्यूटेशन आ जाए, जैसा वो एक्समैन में आ गया और मैग्नीटो फिर आतंक मचाता था। तो वो सब चिंता है। फिर रिवाइज्ड आइसोलेशन प्रोटोकॉल, और आए जाए प्रवासी तो क्या है, वो सब पूरा रोज का रोना धोना हम एक हद से ज़्यादा नहीं करने बैठेंगे। हिस्ट्री कल्चर में एक्सप्लेन सीरीज थी तख्त साहिब, मतलब वो सिख धर्म की अलग अलग जगह है जहाँ से हुक्मनामा जारी किया जाता है कि सिख धर्म के लोगों ने ये चीज़ों का पालन करना होगा। तो ऐसे कुल मिलाकर 5 हैं तख्त, 3 पंजाब में, एक महाराष्ट्र में और एक बिहार में। तो इसमें जो 5वां तख्त दमदमा साहिब जो बठिंडा में है, उसको दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने अपना कुछ कानून बदल के कहा कि दिस इज़ ऑल्सो लीगली रिकॉग्नाइज। मतलब वहाँ पर जो गुरुद्वारा के इलेक्शन होते होंगे, डोनेशन वगैरह, जो जो चीज़ें पर लीगल रेगुलेशन होंगे वो माना जाएगा।
तो वो सब की पूरी एक्सप्लेन सीरीज़ दी है, उसकी मैंने समरी बनाई है, आपको मिल जाएंगे नोट्स मेरे टेलीग्राम मुनाल पर, और बाद में पूरे महीने का होता है मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ मैं करूँगा। इंटरनेशनल रिलेशन, रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट RAA, वो ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिल के बनाया है। अब वो कुल मिलाकर ऐसा होगा, इंडो पैसिफिक ओशन में मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का जहाज जा रहा है और उसको डीजल कम पड़ गया तो जापान के बेस से रिफिल करने वगैरह, तो स्वाभाविक है इसमें चीन को मज़ा नहीं आएगा कि तुम साउथ चाइना सी में मेरी डोमिनेशन को ख़राब करोगे, तो भारत को बहुत मज़ा आना चाहिए। ये इधर है जापान, बाजू में कौन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फिर हम साउथ में चले तो क्या आता है, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, पापा गिनवा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे टास्मानिया, और फिर बाजू में है न्यूजीलैंड। फिर दूसरा एक मुद्दा चल रहा है कि इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उसमें से कुछ ने तिबेटियन पार्लियामेंट इन एग्जाइल, तिबेट से जो निष्कासित होके लोग निकले और कह रहे हैं हमारा अलग देश है, हमारी अलग सरकार और पार्लियामेंट, वो मेरे ख्याल से हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला नाम की जगह पे रहते हैं, तो उसका कुछ डिनर रिसेप्शन था, उसमें गए थे, तो स्वाभाविक है चीन को मज़ा नहीं आएगा, तो उसने लेटर लिखा इन सब MPs को कि आप मत जाओ और ये सब गलत है। तो भारत सरकार ने नाराज़गी जताई है कि चीन सरकार ने भारत के सांसदों को लेटर नहीं लिखना चाहिए, वो हमारे सांसद हैं, उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। फिर प्लेसेस इन न्यूज़ में अलमाटी, वो कजाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है और वहाँ पर लोग प्रचंड धमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर LPG सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, तो ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वो सब, और ऊपर रशिया, तो रशिया ने अपनी सेना भेजी पीस, शांति बहाल करने के लिए, क्योंकि उनका आपस में सिक्योरिटी अलायंस है, जैसे नाटो देशों का सिक्योरिटी अलायंस इनका है, तो अगर ज़रूरत पड़े रशिया मिलिट्री भेज सकती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो आपस में उनकी ड्यूरांड लाइन नाम की बॉर्डर के आसपास लड़ाई चलते रहती है कि ये इलाका हमारा है। अभी पाकिस्तान ने सोचा कि हम वहाँ पर कटीली तार फेंसिंग करेंगे, तो तालिबान ने मना कर दिया, यानी ये क्या, इनके आपस में झगड़े चल रहे हैं, विच क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया। एथिक्स, और उसमें स्पोर्ट्स एथिक्स, वो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि ये जो सर्बियन टेनिस स्टार है नोवाक जोकोविच, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में काफ़ी मुद्दा चल रहा था लंबे टाइम से कि उसको बोला तुम वैक्सीन लगा के आओगे तो ही तुमको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं अलाउ करेंगे, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया टेनिस संघ ने बोला कि नहीं, तुम तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तो तुमने भले टीका नहीं लगवाया तो भी तुम आ जाओ, क्योंकि हमको बस टिकट बिकवाने और पेज व्यू लाने हैं, भले तुम्हारे चलते बाकी सब दूसरे स्पोर्ट्समैन और प्रेक्षकों को कोरोना हो जाए कोई वांदा नहीं। लेकिन बाद में स्वाभाविक ऑस्ट्रेलिया की जनता ने धमाल शुरू की, तो जोकोविच को एयरपोर्ट पे ही वीज़ा ऑफिसर्स ने रोक दिया है, तो वो सब चल रहा है। हाँ, तो इसमें एथिक्स और केस स्टडी में समझना क्या है, कोई चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो और उसके चलते कितने हमको पेज व्यूज़ या टिकट सेल क्यों ना मिलने वाले हो, ह्यूमन लाइव्स मस्ट नॉट बी पुट इन डेंजर। अब जोकोविच को कह सकता है कि आई हैव द वैक्सीनेशन इज नॉट कंपलसरी एंड आई हैव फ्रीडम ओवर माई बॉडी, और ये वो फला टीम का राइट्स इशू की भी पूरी बजाय, पण लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो नीड टू बी सीन। अलग अलग कॉलम्स, वो वही सब पुरानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये सब आधार कार्ड में प्राइवेट डेटा लीक हो जाएगा, महिलाओं के खिलाफ साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का वही रोना धोना, हिंदू मुस्लिम हेट स्पीच, कुछ आप पढ़ सकते हैं टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एंड वोकेबुलरी, बाकी कुछ जोरदार चीज़ नहीं थी। फिर पर्सन इन न्यूज़ में वो पाकिस्तान में सबसे पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज, हालांकि मुझे तो पता, मुझे वो अपनी एग्ज़ाम के लिए इतना काम का नहीं लगता, लेकिन फिर भी एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड डेमोग्राफी, थोड़ी मौज में रहे तो मैंने लिख दिया है। प्लेसेस इन न्यूज़, भारत और नेपाल के बीच एक नया ब्रिज बन रहा है महाकाली नदी के ऊपर, जिससे उत्तराखंड का धरचूला और नेपाल का दरचूला, वो सब प्लेस कनेक्ट हो सके। प्लेसेस इन न्यूज़ में एक और भी है, केवड़िया रेलवे स्टेशन जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, उसका नाम बदल के कर दिया एकता नगर। अभी वर्ड एसोसिएशन से लॉजिक लगाओ, एकता मतलब क्या बात हो रही होगी। आपको याद होगा राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे कब मनाती है सरकार? 31 अक्टूबर, क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। और ये केवड़िया क्यों मशहूर है? क्योंकि उसके पास ही वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसलिए उसका नाम बदल। तो प्लेसेस इन न्यूज़। फिर कुछ GPSC गुजरात स्टेट सर्विस के लिए सब गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, वो भी देख लेना इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। एंड अल्टीमेटली इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ रिगार्डिंग मंथली करंट अफेयर्स 2021 दिसंबर। सो स्टे ट्यून्ड।